अपन पढ़ रहे थे एनिमल ब्रीड्स, अपन पढ़ रहे थे। और एनिमल ब्रीड्स में अपना हो गया था काउ ब्रीड्स में जो इंडियन काउ ब्रीड हैं, जो हम प्लेस हैं, या जिनका साइंटिफिक नेम बोस इंडिकस है, वो चल रही थी। और अपन गीर और राठी के बारे में अच्छे से पढ़ भी लिया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, वो सारी चीजें क्लियर होंगी आपकी। आज अपन पढ़ेंगे कॉर्पोरेट्स में भी वही अपनी देसी जो चल रही हैं। साहिवाल। इसका लोला बच्चों, इसका ये उपनाम है, अन्य नाम इसका दिया गया है। इसका यदि उत्पत्ति स्थान की अपन बात करें, नेटिव प्लेस की बात करें, तो मोंटगोमरी, इसलिए इसका नाम मोंटगोमरी भी है। मोंटगोमरी वर्तमान में पाकिस्तान में। मुख्य इसकी विशेषता क्या है? इसका सींग है वो एकदम से छोटे होते हैं और रंग लाल कथई होता है। मुख्य जो विशेषता है, हॉर्न्स आर स्मॉल एंड कलर ऑफ बॉडी रेड, शरीर का रंग लाल। अब बच्चों पूरा लाल नहीं कह सकते, लाल क्या कि अपन ये कत्थई नाम है ये जोड़ेंगे, कत्थई लाल होता है। और इसकी मुख्य विशेषता है कि त्वचा एकदम से ढीली होती है ना? त्वचा ढीली या लटकी हुई अपन कह सकते हैं। ये इस ब्रीड की सबसे अलग विशेषता है। मुख्य जो विशेषता है ये इसको अलग बनाती है। बहुत बार ये सुना जाता है गाय की नस्ल जिसका शरीर का रंग कत्थई लाल व त्वचा ढीली या लटकी हुई पाई जाती है, कौन सी नस्ल है? तो साहिवाल है बच्चों। इसके साथ साथ इसकी उपयोगिता, यूटिलिटी की अपन यदि बात करें, तो देसी गाय में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन है इसका। तो अपन ये कह सकते हैं सर्वाधिक दूध उत्पादन। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, कितना दूध उत्पादन है इसका? अपन ये कह सकते हैं कि 2000 से 2500 लीटर प्रति ब्यावत पर लेक्टेशन इसकी मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी। अब विद्यार्थियों, एक इसका सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन और है जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। आपको पता हो तो साधारणतः गाय के दूध में लेक्टोज की मात्रा कितनी होती है? फटाफट बताएं मैसेज से। शायद मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपसे कि सारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, सबको याद होना चाहिए। साधारणतः गाय के दूध में लेक्टोज की मात्रा कितनी होती है? क्वेश्चन यही है।
साधारणतः गाय के दूध में लैक्टोज की मात्रा कौन कितनी बता रहा है? वेरी गुड, सही जा रहे हो। अखिलेश दीक्षिका ने एकदम से एग्जैक्ट बताया है। रिंकू का भी सही है, अनीता का भी सही है, वेरी गुड, है ना। साधारणतः गाय के दूध में लैक्टोज की जो मात्रा है वो होती है 4.8%। अब बच्चों कभी कभी इसका नाम है वो दुग्धम भी दे देता है अगला। अपन लैक्टोज को ही दुग्धम बोलते हैं, ठीक है। परंतु साहिवाल गाय के दूध में लैक्टोज की मात्रा साधारण गाय की अपेक्षा ज्यादा होती है, यानी 5.2% होती है। और यही कारण है कि इस नस्ल का दूध सबसे ज्यादा मीठा होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सर्वाधिक मीठा दूध गाय की कौन सी नस्ल का होता है, तो साहिवाल का होता है। कारण क्योंकि साधारणतः गाय के दूध में लैक्टोज की मात्रा है वो 4.8% पाई जाती है, परंतु इस नस्ल के दूध में दुग्धम की मात्रा 5.2% उपस्थित होती है, पाई जाती है। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है भाई, याद रखें सारे विद्यार्थी। ये बात भी याद रखें कि सर्वाधिक दूध क्षमता किसकी है। अब बच्चों कभी कभी इस प्रकार के जैसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें दे देते हैं जैसे अपन आगे ऊपर पढ़ना भूल जाते हैं क्या पूछा गया है। ऐसे बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं ये, और इनमें कंफ्यूज अपन ज्यादा होते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया कि गाय की किस नस्ल में दूध सर्वाधिक होता है, और सबसे ऑप्शन पहला ऑप्शन दे दिया मोरा, तो अपन ऊपर ये बात पढ़ना भूल जाते हैं कि गाय का पूछा है कि भैंस का पूछा है, और अपन भैंस कर देते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको। इस प्रकार की गलतियां आप जैसे विद्यार्थी नहीं करें तो बेहतर है। आगे अपन चलते हैं। थोड़ा सा बाहर चल लेते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और रेड सिंधी, रेड सिंधी या रेड सिंध भी बोलते हैं इसे, या रेड कराची भी बोलते हैं। इसका नाम रेड कराची भी है। पाकिस्तान का कराची या सिंध जो प्रांत है, सिंध या कराची जो भाग है वो इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। दोनों ही वर्तमान में पाकिस्तान में की हैं ये। इसका रंग बुरा बुरे रंग की ये नस्ल होती है और दुधारू नस्ल है, इतना ही याद रखना है आपको। उत्पत्ति स्थान यहाँ है, बुरे रंग की नस्ल होती है और एक दुधारू नस्ल है। फिर अपने सिलेबस की जो पांचवी नस्ल है वो है थार पारकर। थार पारकर, थार पारकर का दूसरा नाम थारी। थार पारकर नस्ल का दूसरा नाम है वो थारी भी है। इस नस्ल को सफेद सिंधी व ग्रे सिंधी के नाम से भी जानते हैं। जैसे ये रेड सिंधी है ना, सफेद सिंधी या फिर ग्रे सिंधी के नाम से भी जानते हैं। थार पारकर को ही ग्रे सिंधी या सफेद सिंधी भी कहा जाता है। इसके यदि अपन उत्पत्ति स्थान की बात करें तो नेटिव प्लेस ऑफ दिस ब्रीड थार पारकर, ये भी बच्चों कहाँ है, वर्तमान में पाकिस्तान में है। वितरण की या ट्रैक्ट एरिया या डिस्ट्रीब्यूशन यदि अपन इसका पढ़ें कि कहाँ कहाँ ये पाई जाती है राजस्थान के अंदर, तो ट्रैक्ट एरिया इसका क्या क्या है। राजस्थान के मूलतः है पाकिस्तान के जो सीमावर्ती जिले हैं, जैसे ये जैसलमेर में इसके पशु अधिक मिलते हैं,
बाड़मेर में और जोधपुर में। अब विद्यार्थियों, इसकी जो मुख्य विशेषता है वो क्या है? मेन जो करेक्टर्स हैं, लंबे चौड़े व लटकते हुए कान। कान कैसे होते हैं? लंबे चौड़े व लटकते हुए। लंबे चौड़े व लटकते हुए इसके कान होते हैं। हालांकि ये इसकी मुख्य विशेषता नहीं है। रंग इसका सफेद, मुख्य विशेषता लंबे कान और सफेद रंग। सफेद रंग और लंबे कान इसकी मुख्य विशेषता है। और बच्चों, इसके साथ साथ इसकी और रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसके साथ साथ इसकी रोग यानी रोगों से लड़ने की क्षमता सर्वाधिक होती है। और रोगों से लड़ने की क्षमता सर्वाधिक होती है, यानी एंटीबॉडीज अपने कह सकते हैं अच्छे होते हैं इसके अंदर। अब बच्चों, यदि ठंड बढ़े, मतलब एक क्वेश्चन बनता है इसका, यदि ठंड बढ़ जाए, सर्दियां हो जाए, तो इसके शरीर का रंग है वो थोड़ा सा गहरा गुस्र हो जाता है। एक तो जब बछड़े हैं वो गर्भावस्था में होते हैं, गर्भावस्था में उपस्थित तो सभी नहीं देख सकते, परंतु शीत ऋतु में देख सकते हैं। तो शीत ऋतु के अंदर इसका जो इस नस्ल के पशु के शरीर का जो रंग है वो सफेद से गहरा धूसर हो जाता है। सफेद से गहरा धूसर इसका रंग होने लगता है। ये इसकी मुख्य विशेषता है। कौन सी नस्ल की गाय के पशुओं के शरीर का रंग शीत ऋतु में सफेद से गहरा धूसर बदलने लगता है? तो वो है थार पारकर। अब इसकी यूटिलिटी की यदि अपन बात करें, इसकी उपयोगिता क्या है? यूटिलिटी में विद्यार्थियों, ये एक ड्यूल पर्पज है, यानी द्विकाजी है। द्विकाजी का मतलब दूध के साथ साथ कृषि कार्य भी कर सकती है। दूध उत्पादन क्षमता तो है ही है, इसके साथ साथ कृषि कार्यों के लिए भी ये ठीक है। अब बच्चों, इस गाय का जो ब्यावत होता है, यानी दुग्ध जो मिल्क जो ड्यूरेशन होती है, मिल्क पीरियड जो होता है वो 286 डेज का होता है। और इतने दिनों के अंदर इसकी दूध उत्पादन करने की क्षमता है 1600 से 2000 लीटर। इसके साथ साथ तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो प्रतिकूल दशाओं में इसकी दूध उत्पादन क्षमता कम होती है, तो वहां ये वजन ढोने,
कृषि कार्य हेतु इसके बेल हैं जो उपयुक्त हैं। ये है थार पार्कर की विशेषता और उपयुक्तता। अब विद्यार्थियों नेक्स्ट अपन पढ़े गाय की हरियाणी नस्ल। इसका तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये हरियाणा की है। तो हरियाणा में भी इसका जो मूल स्थान है वो रोहतक और दूसरा राज्य पंजाब माना गया है। यानी हरियाणा और पंजाब दोनों इसके मूल स्थान हैं। हरियाणा में रोहतक। कहाँ पाई जाती है राजस्थान में? तो जयपुर, अलवर और भरतपुर। राजस्थान में यदि आपसे पूछा जाए कहाँ पाई जाती है तो जयपुर, अलवर और भरतपुर इसका ट्रैक्ट एरिया है। बात अपन करें पंजाब और हरियाणा में तो अपन ये कह सकते हैं कि ये रोहतक, हिसार, जिंद, पटियाला, गुड़गांव यहाँ तक फैली हुई है या इस एरिया तक पाई जाती है। अब बच्चों इसकी विशेषताओं से संबंधित क्वेश्चन बहुत आते हैं। इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं विशेषताओं के, वहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन क्या क्या है? पूंछ घुटनों तक लंबी होती है। लॉन्ग टेल। पूंछ घुटने तक लंबी, जिसका अंतिम छोर काले, अंतिम छोर पर काले बालों का गुच्छा, यानी काला गुच्छा पूंछ पर ही। ललाट पर उभार होता है जो इस नस्ल की मुख्य विशेषता है। ललाट पर इसके उभार होता है। ये तीनों जो विशेषताएं हैं, घुटने तक लंबी पूंछ, पूंछ का अंतिम छोर या अंतिम सिरा, काले बालों का गुच्छा, वह ललाट पर उभार किस नस्ल की विशेषता है? क्वेश्चन ये बनता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। हरियाणवी में और कोई क्वेश्चन नहीं बनता। उपयोगिता की यदि अपन बात करें तो इसकी दूध उत्पादन करने की क्षमता 1000 से 1500 लीटर है। इस एवरेज के हिसाब से ये भी दीवकाजी नस्ल हुई कि दूध उत्पादन के साथ साथ कृषि कार्यों के लिए भी उपयुक्त है। मिल्क प्रोडक्शन के साथ साथ इसका एग्रीकल्चर वर्क भी यूज होता है। तो डबल पर्पज या ड्यूल पर्पज ब्रीड है। मुख्य विशेषता क्या है? पूंछ घुटने तक लंबी, काला गुच्छा व ललाट पर उभार। अब बच्चों आपको कहाँ तक क्या याद है? जैसे नस्लें अपन ने पढ़ी हैं, इनमें से मैं किसी एक का क्वेश्चन आपसे पूछ लूं तो क्या आप सही उत्तर दे पाओगे? इस बात का पता, मैं पर्टिकुलर विद्यार्थी का नाम बोलूंगा, वो ही बताएगा। जैसे एक क्वेश्चन है वो प्रिया औड़ा बताएगी। डेक्कन किस नस्ल को कहा जाता है? डेक्कन किस नस्ल को कहा जाता है? ऑप्शन एक राठी, ऑप्शन बी साहिवाल, ऑप्शन सी गिर और ऑप्शन डी नागौरी। प्रिया का एकदम से गलत उत्तर है। अब बाकी बताओ।
ठीक है, प्रिया को छोड़ करके सारे बच्चों ने जिन्होंने बताया है सबका सही है। अनीता ने भी कुछ नहीं बताया, इसका मतलब उसे नहीं पता। धर्मवीर ने भी कुछ नहीं बताया, मतलब जिनने नहीं बताया उनको नहीं पता। इस बात से ये परिणाम निकलता है। चलो, कोई बात नहीं, आपको याद नहीं था तो भगवान से दूध ही था। आगे बच्चों अपन पढ़ने वाले हैं मेवाती। मेवाती को विद्यार्थियों कोसी भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है कोसी नस्ल, जो 2-3 बार एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। कम से कम 2-3 बार पूछा हुआ है। और कोसी इसलिए कहा जाता है, मथुरा और गुड़गांव के बीच का क्षेत्र मेवात, उस पर्टिकुलर उस गांव का जो बॉर्डर है हरियाणा और उत्तर प्रदेश का, वहाँ कोसी गांव पड़ता है, कोसी बॉर्डर है। उसके नाम पर इसका नाम कोसी नस्ल पड़ा है। तो अपन ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच का जो क्षेत्र है, जो मेवात क्षेत्र है, वो उसका उत्पत्ति स्थान है। मेवाती कहने का क्या कारण है? मेवात क्षेत्र है, गुड़गांव व मथुरा के बीच का भाग जो मेवात क्षेत्र है, मेवाती का उत्पत्ति स्थान। इस नस्ल के पशु राजस्थान में तो सीधी सी बात है, जो एरिया उसके टच में है वहीं मिलेंगे। जैसलमेर में तो पाए नहीं जाएंगे। अलवर और भरतपुर, राजस्थान का जो मेवात वाला भाग है, अलवर व भरतपुर, इसका राजस्थान का भाग है। विशेषता की यदि अपन बात करें, सफेद रंग होता है और अयन इसके छोटे होते हैं। शरीर का रंग सफेद व अयन छोटे, यही इसकी मुख्य विशेषता। डबल पर्पज ब्रीड है ये भी। लगभग मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी इसकी 1000 लीटर है पर लैक्टेशन। और खेती में भी मजबूत होते हैं, पशु शक्तिशाली होते हैं, तो एग्रीकल्चर वर्क है वो इजी वे में कर सकते हैं। अब अग्रिम जो नस्ल है अपनी है नागौरी। अग्रिम जो नस्ल है वो है नागौरी। नागौरी सवाई चाल व तेज दौड़ने वाली नस्ल है। इसको बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, सवाई चाल व तेज दौड़ने वाली। सवाई चाल व तेज दौड़ने वाली नस्ल है। उत्पत्ति स्थान राजस्थान का नागौर बाग है। किस किताब में नागौर और जोधपुर दोनों पढ़ने को मिलते हैं? जो वितरण है इसका, नागौर और जोधपुर में इस ये सबसे ज्यादा पाई जाती है। अब विद्यार्थियों, विशेषता की यदि बात की जाए, तो शरीर है एकदम से सुगठित, शक्तिशाली होता है। मजबूत पीठ होती है इसकी, चौड़ी छाती होती है।
हालांकि 56 इंच का होता है कि नहीं पता इस बात का तो, परंतु भारी नस्ल होती है, ये सेकंड हेवेस्ट ब्रीड है। यदि पूछा जाए कि दूसरे नंबर की सबसे देसी गायों में जो भारी नस्ल है तो वो ये है, फर्स्ट पर कांकरेज आती है सबसे भारी नस्लों में, परंतु सेकंड पर ये है, सेकंड हेवेस्ट ब्रीड है। अब बच्चों, इसकी जो ये जो इतना मजबूत शरीर होने के कारण इसे राजस्थान की सर्वोत्तम बारवाई नस्ल का दर्जा भी है। शक्तिशाली होने के कारण सबसे सर्वोत्तम बारवाई नस्ल यही है। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान के लिए सर्वोत्तम बारवाई नस्ल कौन सी है, तो बेझिझक अपन नागौरी पर क्लिक करेंगे। तो दो क्वेश्चन बनते हैं इसमें, सुवाई चाल के लिए या तेज दौड़ने वाली नस्ल के लिए कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है, तो नागौरी है। राजस्थान की सर्वोत्तम बारवाई नस्ल है तो नागौरी है। और ये एक ऐसी है जो द्वीप प्रयोजन नहीं है केवल, और केवल कौन सी है, बारवाई नस्ल है। बाहर ढोने के काम आते हैं इसके पशु ज्यादा। क्लियर। आगे अपन चलें तो एक नस्ल है अपनी मालवी। कई कर रहा हो, ऐसे बोलते हैं मालवी, कई कर रहो, कई खाए रहो, जाई रो आई रो, नाने को हापड़ रो, साबुन ना हाबुण। उत्तर प्रदेश का, ये सॉरी, मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र, एमपी का मालवा क्षेत्र, मुख्यतः मंदसौर, रतलाम और उज्जैन जिले, मंदसौर, रतलाम और उज्जैन, महाकाल की नगरी, मध्य प्रदेश के मंदसौर, रतलाम और उज्जैन जो जिले हैं वो इसका उत्पत्ति स्थान है। यह अपने कह सकते हैं कि एमपी का ये मालवा क्षेत्र। विद्यार्थियों, ये राजस्थान में, अब राजस्थान में भी जो मालवा क्षेत्र के नजदीक है वहीं मिलेगी। बता सकते हो जिले, आइडिया लगा सकते हो कोई, कौन कौन से हो सकते हैं, फटाफट बताओ तो। हाँ दुर्गा, बता, लिखा जाता है तेरे मोबाइल में। राजस्थान में ये कहाँ पाई जा सकती है? आइडिया लगाओ, गलत भी हो जाएगा तो क्या, अपने घर की तो बात है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। हाँ, सुबोध और राजवीर एकदम से सही जा रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। एकदम से सही बताया विद्यार्थियों, योगेश, वेरी गुड। हाँ, तो तीसरी कृषि, माधवपुर बता दे। बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़। बांसवाड़ा, चित्तौड़ और झालावाड़, जो एमपी के बॉर्डर के नजदीक हैं, जहां मालवी भाषा बोली जाती है,
वो राजस्थान का भाग है जहां ये नस्ल पाई जाती है। मुख्य विशेषता की यदि अपन बात करें, तो रंग है वो भूरा, जिस पर काले धब्बे, रंग भूरा, वह ब्लैक स्पॉट, ब्राउन कलर और ब्लैक स्पॉट और काले धब्बे। दूसरी विशेषता, मारवाड़ी में क्या करें ना, डांवरेडो ढांडो, है ना, सुनिए डांवरेडो, डांवरेडो क्या हुआ है। तो आया मान लो हमेशा डांवरेडी सी रहे सो बड़ी विशेषताएं हैं, छोटा बड़ो कहते हैं खासियां बूची खासी तन बूची खासी, और क्या रहा कान खड़ा करेड़ा, तो कान छोटे होते हैं, इसके साथ साथ चौकन्ने होते हैं एनी टाइम। कान छोटे और चौकन्ने होते हैं, ये इसकी बड़ी विशेषता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इस नस्ल के पशुओं के कान छोटे और चौकन्ने होते हैं, तो मालवी नस्ल। फिर विद्यार्थियों, एक बेटा अपन ने जो नागौरी पढ़ी थी उसमें यदि क्वेश्चन आ जाए कि किस नस्ल के पशु मस्तानी चाल है तो प्रसिद्ध हैं, तो भी नागौरी ही आएगा, है ना। हालांकि सवाई चाल, मस्तानी चाल का यदि क्वेश्चन आ जाए तो नागौरी होगा, सवाई चाल के लिए अपने एक कांकरेज और पढ़ने वाले हैं, इसके पशु भी सवाई चाल हेतु प्रसिद्ध हैं। कांकरेज का जो उत्पत्ति स्थान है वो गुजरात का कच्छ रण है, और भारत की जितनी भी नस्लें हैं उनमें से सबसे भारी है ये। वैसे गुजराती तो सबसे सब पे भारी हैं फिलहाल, है ना। ये भी हिंदुस्तान में जितनी देसी नस्लें हैं, इंडियन ब्रिड्स हैं, बॉस इंडिकस हैं, उनमें से सबसे हेवीएस्ट ब्रीड है, और इसके पशु भी सवाई चाल हेतु प्रसिद्ध हैं। इसके पशु भी सवाई चाल हेतु प्रसिद्ध हैं, और ये नस्ल सबसे ज्यादा राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, अब तक ये क्वेश्चन नहीं आया भाई, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो राजस्थान का जो जालोर है, राजस्थान का जालोर, और जालोर में भी एक पर्टिकुलर जगह का नाम है, जालोर की तहसील है ये, सांचौर। सबसे ज्यादा इसके पशु यहाँ पाए जाते हैं, सांचौर में, राजस्थान में। गुजरात में जो कचरण है इसके आसपास पाए जाते हैं, परंतु राजस्थान में जालौर, और जालौर में भी सांचौर जो तहसील है वो इसके लिए बहुत यातायात में पाए जाते हैं, और ये एक भारवाही नस्ल है जो कृषि कार्य हेतु इसके प्रसिद्ध पशु हैं वो प्रसिद्ध हैं। यहाँ तक अच्छे से समझ में आया विद्यार्थियों। मैं सोच रहा हूँ कि आपकी 1-2 घंटे की क्लास 12वीं की भी स्टार्ट कर दूं, वरना आप वो भूल जाओगे पीछे वाला। कौन कौन बच्चे विद्यार्थी एग्री है, 12वीं वाले बताएंगे केवल, कॉलेज वाले नहीं। जो 12वीं की एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री तीनों की क्लास लेने के इच्छुक हैं, मैसेज से यस यस करते जाएं। 3 ही विद्यार्थी हैं, 12वीं के 3 ही अपने क्लास में जो लाइव चल रही है उसमें। 3 बच्चों के लिए तो क्या क्लास लेंगे। 5 हो गए। चलो तो बच्चों मैं आपको टाइम बता दूंगा, टाइम बता दूंगा दीक्षिका आपको।
और बायो स्टार्ट करेंगे पहले, पूरा टाइम आपको बता दूंगा, फिर अपन लेंगे क्लासेस। 12th का स्टार्ट करना जरूरी है, एग्जाम तो होगी, ये तो तय हो गए हैं। आगे देसी काम पूरा हो गया, देसी पूरा होने के बाद विदेशी। तो बच्चों विदेशी नस्लों में अपन चलेंगे। विदेशी नस्लों में सबसे पहली नस्ल है अपनी जर्सी। इंग्लैंड का जर्सी द्वीप, जर्सी चैनल ऑफ इंग्लैंड, जर्सी द्वीप इसका, या जर्सी द्वीप जो समूह है वो इसका नेटिव प्लेस है। लगभग वितरण की यदि अपन बात करें तो संपूर्ण भारत और संपूर्ण राजस्थान में ये पाई जाती है। गांव के लाते में 5-4। विशेषता क्या है, इसके मेन कैरेक्टर्स क्या है? ललाट तस्त्री नुमा, विश्व के कहीं की भी हो, लेकिन विशेषता तो अपन अपने हिसाब से ही बनाएंगे इसकी। ललाट है वो तस्त्री नुमा, रंग बादामी, ललाट तस्त्री नुमा, रंग बादामी, दिखने में दिखने में ऐसी होती है ये। इसके साथ साथ इसकी जो युवा है, यानी जो हिपर्स हैं, वो सबसे जल्दी गर्भ धारण करने की क्षमता रखते हैं। यानी लगभग 3 वर्ष में, साधारणतः जो नस्लें हैं वो 3 वर्ष में फर्स्ट बार प्रेग्नेंट की, उनकी प्रेगनेंसी की एज होती है, परंतु ये 2 वर्ष में मैच्योर हो जाती है, तो 2 वर्ष में गर्भ धारण कर लेती है। इसके साथ साथ जितनी भी विदेशी नस्लें हैं, गाय की जितनी भी विदेशी नस्ल हैं, उनमें से सबसे अच्छी नस्ल है ये। गाय की जितनी भी विदेशी नस्लें हैं उनमें से इससे सबसे अच्छी नस्ल माना गया है, क्योंकि संकरण में इसका सर्वाधिक उपयोग होता है। इसके साथ साथ सबसे अच्छी क्यों कहा गया है, इसका जो दुग्ध काल है वो 365 दिन का होता है। यानी विद्यार्थियों टड़ाई को नहीं, मिल्क पीरियड है या दुग्ध काल है वो 365 दिन का, मिल्क पीरियड या ड्यूरेशन 365 डेज का होता है। सर्वाधिक फैट पाई जाती है इसमें। औसतन यदि अपन जनरली आपको पता होगा कि गाय के दूध में वसा की मात्रा कितनी पाई जाती है, पता है तो बताओ। साधारणतः गाय के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? वेरी गुड, अनीता का उत्तर एकदम से सही है। इसको मेरी तरफ से चॉकलेट खा लेना बेटा दुकान पे जाके।
केवल अनीता का, निकिता रिवार्ड भी 1 पॉइंट ऊपर जा रही है। ठीक कई बार थोड़ी बहुत ज्यादा हो जाए, मान ली तेरी बात, है ना, तेरा भी सही है, पर दुर्गा का तो बिल्कुल भी सही नहीं है। साधारणतः गाय के दूध में वसा की मात्रा 3.7% होती है विद्यार्थी, परंतु जर्सी गाय के दूध में वसा की मात्रा, फैट परसेंटेज है, वो 4.5 से लेकर के 5.0% होता है। यानी जितनी भी गाय की नस्लें हैं, सबसे अधिक वसा की मात्रा है। क्वेश्चन क्या बनता है, कौन सी नस्ल के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है, हेवेस्ट फैट परसेंटेज कौन सी ब्रीड में होता है, तो जर्सी में होता है। कितना, 4.5 टू 5.0%। इसके साथ साथ इसका जो 365 दिन के अंदर दूध देने की जो क्षमता है, उसमें 4,000 से 5,000 लीटर, यानी 365 दिन में ये 4 से 5,000 लीटर दूध देती है, वो भी अच्छी प्रोडक्शन है। इसके साथ साथ संकरण के लिए सबसे उपयोगी है। और ये बोलती कैसे है, थोड़ी देर में आपको सुनाऊंगा मैं, हमारे पड़ोस में है ये नस्ल। अब विद्यार्थियों, विदेशी अंतिम नस्ल है अपनी होलिस्टीन फ्रीजियन। होलिस्टीन फ्रीजियन, जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं HF। मूल स्थान यदि बात की जाए नेटिव प्लेस की, तो हॉलैंड है। हॉलैंड कहाँ है, नीदरलैंड। पूरे विश्व में दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ये नस्ल, और पूरे भारत में और पूरे राजस्थान में पाई जाती है, और पूरे विश्व में सर्वाधिक दूध देने के नाम से प्रसिद्ध है। दिखने में कैसी होती है, विशेषता क्या होती है इसकी, इसकी विशेषता है रंग काला, जिस पर बड़े बड़े धब्बे होते हैं। रंग काला व बड़े बड़े चितियां जिसको अपन बोल सकते हैं, या धब्बे, बिग साइज स्पॉट्स होते हैं। और इसके जो अयन है वो थैले की थैले नुमा पूर्ण विकसित है। ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण बन रहा है। थैले, इसके साथ साथ गाय की सबसे भारी नस्ल, देसी हो चाहे विदेशी हो, चाहे देसी हो चाहे विदेशी हो, सबसे भारी, इतनी भारी होती है कि इसमें नर पशु का वजन 1,000 kg, जबकि मादा का वजन लगभग 600 kg के समथिंग होता है। ठीक है। और अपन ने सबसे पहली बात पढ़ी थी कि दूध उत्पादन, विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन देने के नाम से प्रसिद्ध है ये, 6,000 लीटर प्रति ब्यावत, जिसमें वसा की मात्रा 3.5% होती है। इसके साथ साथ इस नस्ल का एक दिन में 100 लीटर दूध देकर के भी विश्व रिकॉर्ड बनाया हुआ है, कीर्तिमान इसने स्थापित कर रखा है। तो इसका मतलब तो है, कलाकार है ये।
अब बच्चों, गाय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं। नस्लें तो अपनी पूरी हो गई, परंतु कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे राजस्थान में गो सेवा आयोग की स्थापना, राज्य में गो सेवा आयोग की स्थापना 23 मार्च 1995 में हुई। 23 मार्च 1995 में हुई। जबकि गोपाल योजना की शुरुआत, दूसरी योजना है गोपाल योजना, गोपाल योजना की शुरुआत हुई बच्चों 2 अक्टूबर 1990 में, 1990 में। राज्य में गौ सेवा आयोग की स्थापना 23 मार्च 1995 और गोपाल योजना की शुरुआत हुई विद्यार्थियों 2 अक्टूबर 1990 को। तीसरा है जयपुर की एक गौशाला है बच्चों, जिसको नाम है हिंगोनिया गौशाला। जयपुर की हिंगोनिया जो गौशाला है, यहाँ गाय के मूत्र से ऑर्गेनिक फिनाइल बनाया जाता है। जयपुर की गौशाला है कौन सी? हिंगोनिया गौशाला। यहाँ गाय के मूत्र से, यूरिन से है वो ऑर्गेनिक फिनाइल बनाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप इसके बारे में नेट पे भी पढ़ना, कैसे क्या बनाया जाता है, क्या पूरी प्रोसेस होती है। बनवारी लाल देखने की अपेक्षा हिंगोनिया गौशाला के बारे में देखना आज। एक कामधेनु योजना की शुरुआत, कामधेनु योजना, कामधेनु योजना की शुरुआत हुई थी 1997 98 में। अब बच्चों, मैं इस योजना के बारे में आपको बताऊंगा। ये नाबार्ड से जोड़ दी गई इस योजना को, और कल परसों एक वीडियो बनाने वाला हूं मैं। इसमें किसानों को लगभग 36 लाख रुपए तक का पैसे मिलते हैं पशुपालन हेतु। इसके बारे में एक वीडियो बनाने वाला हूं, कल आप तक पहुंचा दूंगा शायद। तो कामधेनु योजना की शुरुआत कब हुई? 1997 98 में। उसके बाद राजस्थान में गोवंश नस्ल सुधार एवं प्रजनन केंद्र, राजस्थान में गोवंश नस्ल सुधार यानी ब्रीडिंग करवाई जाती है, वह प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो ये केंद्र है बस्सी जयपुर में। ये केंद्र है बस्सी जयपुर में। एक बार बच्चों एक क्वेश्चन आया था कि यदि कोई गाय अवांछित पदार्थों को खाना या चबाना शुरू कर देती है, जैसे यदि वो लकड़ी खाने लगती हैं, यदि वो हड्डियां चबाने लगती हैं, दीवार चाटने लगती हैं, यदि इस प्रकार की हरकतें करती हैं, तो उसके शरीर में किस की कमी पाई जाती है? तो इस प्रकार की गो पशु में सामान्यतः हड्डियां या अवांछित पदार्थों को चबाना है, वो फास्फोरस की कमी को दर्शाता है। फास्फोरस की कमी को दर्शाता है। अवांछित पदार्थ खाना, हड्डियां चबाना या अन्य कोई पदार्थों को खाने की जो उसकी लक्षण है, यदि ऐसा है तो उसके शरीर के अंदर किसकी कमी है? फास्फोरस की कमी है। अब बच्चों इसका क्या, बच्चे क्या करते हैं, इसको गलत समझ लेते हैं कि यदि कोई गाय है वो हड्डियां चबाती हैं, तो उसके शरीर में किसकी कमी? जो चार ऑप्शन होते हैं उसमें कैल्शियम सबसे पहले नंबर पर होता है।
तो हड्डियों कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करता है, तो बच्चे उस चीज से जोड़ लेते हैं कैल्शियम की कमी है इसलिए वो हड्डियां खाती हैं। बिन बेरो पड़े गाय पर डेढ़ी है कि हड्डियां खासेंगा कैल्शियम मिलसे अपन, है ना। तो ऐ की गलती बना करके आयो, ऐसा क्वेश्चन आता है तो फॉस्फोरस की कमी बता दी। ठीक है विद्यार्थियों, अब अपना टाइम हो गया है ब्रेक का, थोड़ी देर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। जिस बच्चे ने सही चीज उत्तर बताया, मेरी तरफ से जो चीज दी गई है वो फटाफट जाके खाएं। हाँ तो विद्यार्थियों, गाय और गाय की नस्लें अपने पढ़ी, पूरी भी हो गई वो पढ़ के। अब अपन पढ़ने वाले हैं भैंस। जिसको ब्लैक डायमंड के नाम से जानते हैं। ब्लैक डायमंड कहा जाता है बच्चों भैंस को। और विश्व की समस्त जितनी भी भैंस हैं इनको मुख्यतः दो वर्ग यानी इसकी दो क्लास है। विश्व की जितनी भैंस हैं इनको दो भागों में बांटा गया है विद्यार्थी। कौन कौन से दो भाग? एक अफ्रीकन और एक एशियाटिक या एशियन। एक एशियाटिक या एशियन। एशियन जो भैंस है इसको भी दो भागों में बांटा गया है। एक जंगली और एक पालतू। एक जंगली है और एक पालतू है। विद्यार्थियों, पालतू जो भैंस है इसको भी पुनः दो भागों में बांटती। एक को अपन बोलते हैं वाटर या रिवर, जबकि दूसरी को कहा जाता है स्वैम्प या दलदली। ये नाम जरूर सुना होगा आपने, दलदली भैंस की गुणसूत्र संख्या। एक को कहा जाता है वाटर रिवर, वाटर या रिवर, दूसरी को कहा जाता है सॉरी स्वैम्प या दलदली। इसका साइंटिफिक नेम होता है बुबेलिस बुबेलिस। और इसका साइंटिफिक नाम होता है बुबेलिस कार्बोनसिस। बुबेलिस कार्बोनेंसिस। इसकी क्रोमोसोम नंबर यानी सीएन नंबर 50 और इसके क्रोमोसोम नंबर 48। इस भैंस के मांस को कहा जाता है बफन, जबकि
दलदली जो भैंस है, इसके मांस को कहा जाता है केरा बीफ। इसके मांस को कहा जाता है केरा बीफ। ध्यान रखें इस बात का। अब आप बता सकते हो कि आपके घर में पशुओं में यदि कोई भैंस है तो वो कौन सी है? वो वाटर रिवर है या वो स्वयं है, दलदली है? नहीं बता सकते? सही कह रहा है योगेश, वाटर रिवर। एक बार पुनः सुनेंगे। भैंस जिसको अन्य नाम दिया गया है ब्लैक डायमंड, इसके मुख्यतः पूरे विश्व की जो भैंस है इनको दो भागों में बांटा है, एक अफ्रीकन और एक एशियन। अपन एशियन पढ़ेंगे। एशियन भैंस एक जंगली होती है और एक पालतू होती है। अब पालतू ही पढ़ेंगे, जंगली क्यों पढ़ेंगे? पालतू जो भैंस है ये भी दो प्रकार की होती हैं, एक वाटर रिवर और एक स्वयं या दलदली। ये भैंस जो वाटर का साइंटिफिक नेम होता है, जूलॉजिकल जो नेम होता है वो होता है बुबेलिस बुबेलिस। इसकी गुणसूत्र संख्या होती है 50 और मास को इसको कहा जाता है बफन। जबकि दलदली भैंस का जूलॉजिकल नेम होता है बुबेलिस काबान काबानेंसिस और क्रोमोसोम संख्या होती है 48 और इसके मांस को कहा जाता है केरा बीफ। जबकि बीफ किसके मांस को कहा जाता है बच्चों? किसके मीट को बीफ कहा जाता है? वेरी गुड, सभी बच्चों को शाबाश। गाय के मीट को है वो बीफ कहा जाता है, बछड़े के मीट को व्हील कहा जाता है, याद रखें। अब विद्यार्थियों आगे अपन चलते हैं। जो वाटर रिवर है, ये जो वाटर रिवर है, ये मुख्य रूप से अधिक देने वाली दूध देने वाली भैंस होती है, 1300 से 2500 लीटर 300 दिन में। और भारत में मुख्यतः यही भैंस पाई जाती है। ये जो वाटर रिवर है अच्छे दूध देने वाली होती हैं, लगभग 1300 से 2000 लीटर इसकी मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है। कितने दिन में? 300 दिन में। और भारत में यही ब्रीड सबसे ज्यादा पाई जाती है। और लगभग हमारे देश में भैंस की लगभग 13 या 14 नस्लें पाई जाती हैं, जिनको बॉडी वेट के या बॉडी साइज के आधार पर अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। जैसे हेवेस्ट है, या हेवी ब्रीड है, मीडियम ब्रीड है, लाइट ब्रीड है, भारी श्रेणी की, मध्यम श्रेणी की और हल्की श्रेणी की। आगे पढ़ें, कौन सी मध्य भारी होती है, कौन सी हल्की होती है? तो विद्यार्थियों आगे अपन चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन बफेलोज, भारतीय भैंस जो हैं उनका वर्गीकरण। सबसे पहले अपन हेवी ब्रीड की बात करें, भारी श्रेणी की। हेवी कैटेगरी में जो कौन कौन सी ब्रीड्स आती हैं भारी श्रेणी में? भारी नस्ल। बच्चों भैंस की जाफराबादी, भैंस की जाफराबादी जो नस्ल है वो सबसे भारी है। इसको तो मिनी एलिफेंट भी बोलते हैं। इसको तो मिनी एलिफेंट भी कहा जाता है। दूसरी सबसे भारी नीली
इसे रावी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, डिस्क्रिप्शन में अपन पूरा पढ़ेंगे आगे चल करके। और तीसरी जो भारी नस्ल है वो है मुर्रा, जो सबसे ब्यूटीफुल ब्रीड होती है। मध्यम श्रेणी, मीडियम जो ब्रीड है, या मध्यम नस्ल, बदावरी। इसके लिए एक कविता भी है, कल सुनाऊंगा आपको। मैसाना, गुजरात की ब्रीड है। और नागपुरी, महाराष्ट्र की ब्रीड है। तीनों मध्यम श्रेणी में आती है। और है फिर हल्की श्रेणी, हल्की नस्ल। हल्की नस्ल में आती हैं सूरती। भैंस की नस्लों को नाम याद रखने के लिए एक सूत्र है, जन्म जरा समझा भी करो। जाफराबादी, नीली, मुरा, यानी ये जो नाम है ना, ये अपने आप में ही देखो भारी है। याद रखने की क्या ट्रिक है, तो ये जो नाम है जो लिखा हुआ है, ये अपने आप में भी भारी है, बहुत हेवी शब्द है ये, है ना। तो इस नाम को फॉलो करने वाली जितनी ब्रिड्स हैं वो कौन कौन सी हैं, जाफराबादी, नीली और मूरा। जरा समझा भी हुई रिक्वेस्ट की गई है, भारी शब्द इसलिए रिक्वेस्ट की गई है ना। तो ये इसमें कौन आ जाता है, बाहरी नस्ल आ जाती है। अब बच्चों बच्ची हल्की नस्ल, तो हल्की में सबसे याद करो, सबसे हल्की कौन सी है, सूरती। बाकी जो बच गई वो मध्यम श्रेणी की। हल्की और भारी को याद कर लो, जो बच गई वो मध्यम श्रेणी की। तो जाफराबादी, नीली, मूरा, जरा सब फालतू में लिए गए, सूरती, मैसाना और बदावरी। अपने सिलेबस में नागपुरी नहीं है, याद रहे तो। अपने जेट, आईसीआर, बीएचयू तीनों में ही, इसके साथ साथ कृषि पर्यवेक्षक में भी नागपुरी नहीं है। पूरे सिलेबस में यही है, जाफराबादी, नीली, मुरा, बदावरी, मैसाना, सुरती, ये नस्लें अपने सिलेबस में हैं। तो इस सूत्र की सहायता से अपनी, यानी ट्रिक है एक, इसकी सहायता से अपन याद रख सकते हैं। ट्रिक क्या है, जानम जरा समझा भी करो। जानम शब्द को फॉलो करने वाली तीनों भारी नस्लें आ जाती हैं। हल्की नस्लों में एक सुरती है, बाकी जो बच गई वो मध्यम श्रेणी में आती हैं। क्योंकि क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा जा सकता है, निम्न में से भारी श्रेणी में कौन सी नस्ल आती है, हल्की श्रेणी में कौन सी नस्ल आती है, मध्यम श्रेणी में कौन सी नस्ल आती है। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं अब, तो इस तरीके से शायद आप याद कर पाओ तो बहुत अच्छा होगा। निम्न में से भैंस की मध्यम शरीर वाली नस्ल है। ऑप्शन एक सूरती, मुर्रा, गोदावरी, जाफराबादी। बिल्कुल सही उत्तर सारे विद्यार्थियों का। तुम तो बड़े समझदार हो भाई, हैं? तुम तो बड़े भी समझदार हो। मौज कर दी।
अब विद्यार्थियों, एक क्वेश्चन मैं यहाँ 12th वाले बच्चों को भी बताता हूँ। 12वीं में क्वेश्चन आता है, भैंस की इस नस्ल से संबंधित निम्न बिंदुओं पर चर्चा कीजिए, 3 नंबर का। और उस चर्चा के अंदर विशेषता का भी पॉइंट होता है, निश्चित रूप से होता है, वरना तो चर्चा करने लायक कोई विषय ही नहीं रहेगा। अब उस विशेषता में पहली विशेषता आप याद कर सकते हो, जैसे सुरती आ गया तो ये भैंस की हल्की नस्ल है, छोटे शरीर की है। मुर्रा आ गया, भैंस की भारी नस्ल है। बदावरी आ गया, भैंस की मध्यम नस्ल है। जाफराबादी आ गया, भैंस की भारी नस्ल है, इसे मिनी एलिफेंट भी कहा जाता है। यानी पहली विशेषता आपकी सबकी याद होगी, जितनी भी भैंस की नस्लें हैं। यदि आपको यह याद है क्लासिफिकेशन इसका बॉडी साइज के जो बेस पर किया गया है, यदि ये याद है तो सारी नस्लों की पहली विशेषता भी आपको याद है। हाँ, बाकी 12th की पर्टिकुलर क्लास चलाएंगे, उसमें ये सारी ट्रिक से ही ये होता है, सब समझा दूंगा आप सभी को मैं। आज की क्लास को अपन यहीं स्टॉप करते हैं। कल आपको भैंस की नस्लें पढ़ाऊंगा पूरी, जो 6 नस्लें अपने सिलेबस में हैं। फिर भैंस के महत्वपूर्ण तथ्य, फिर अपन बकरी और भेड़ की नस्ल पढ़ेंगे, बकरी पालन भी पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि सारे विद्यार्थियों को समझ में आया है अच्छे से। और जिसके समझ में नहीं आया है, कोई डाउट है, तो निश्चित रूप से आप पूछें मेरे से, सारे डाउट्स क्लियर करूंगा आपके। यदि कोई डाउट है किसी विद्यार्थी को, तो निश्चित रूप से पूछे भाई। 5 मिनट डाउट क्लासेस के पीछे के टॉपिक में भी यदि कोई डाउट रहा है किसी को। दीक्षिका, ठीक है, अच्छे से चल रहा है सब? ठीक है बेटा। मतलब कोई डाउट नहीं है किसी भी बच्चे को? बहुत अच्छी बात है, तुम तो बड़े हेवी समझदार हो ही। चलो बच्चों, स्वस्थ हैं बाकी सब आपके घर पे सब? चलो तो बच्चों, कल पढ़ते हैं बाकी सारी नस्लों के बारे में। भैंस की पाल पढ़ते हैं, कौन सी भैंस दूध दे कौन सी कौन दे।